अंकिता बेटा, ला जल्दी से मुझे धनिया और लहसुन मिर्च की चटनी ला कर दे। लाई माँ। माँ मुझे भी एक अपने हाथ का एक वड़ा पाव दो ना। दूंगी बेटा, अभी पहले ग्राहकों को निपटा दूं। ठीक है माँ, मैं भी आपकी वड़ा पाव बनाने में मदद करूंगी। बेटा पहले तू बड़ी हो जा, उसके बाद तू भी वड़ा पाव बना लेना। अंकिता अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाने लगी। उसकी माँ मुंबई में स्वादिष्ट वड़ा पाव बेचा करती थी, जो काफी अच्छे तरीके से उन माँ बेटी के बिक जाते थे। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए अब सालों गुजर चुके थे और अब अंकिता बड़ी हो चुकी थी। अरे बहन, एक वड़ा पाव देना हरी चटनी के साथ। देती हूँ माँ, एक वड़ा पाव हरी चटनी के साथ देती हूँ। ये ले, ये लीजिए। कुछ भी कहो, आपके यहाँ जैसा वड़ा पाव का स्वाद कहीं नहीं है। इतने से इतने बड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मी जी के वड़ा पाव जैसा स्वाद कहीं नहीं चखा। वो आदमी तारीफ करता हुआ वहां से चला गया। अंकिता और लक्ष्मी दोनों माँ बेटी की जिंदगी इसी कारोबार से अच्छी चल रही थी और अब अंकिता की शादी का समय आ चुका था। उसकी शादी मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली के एक गरीब से आदमी से तय हुई थी। मेरी बच्ची, अब तुझे अपनी माँ को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरे जाने के बाद खुद को अकेला मत समझना। आपकी बेटी चाहे जहां भी रहे, आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मैं कहाँ अकेली हूँ, तू आराम से जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैं तो अपने वड़ा पाव के सहारे ही बाकी की जिंदगी गुजार दूंगी। लक्ष्मी ने सीने से लगाकर अपनी इकलौती बच्ची को विदा कर दिया और अंकिता दिल्ली में अपने पति के साथ आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अंकिता को उसकी माँ की मौत की खबर लगी। माँ, माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मैं तेरे बिना अब क्या करूंगी? किसके सीने से जाकर लगूंगी? माँ। संभालो खुद को अंकिता। अपनी माँ के देहांत पर अंकिता बहुत रोई। उसने मुंबई में ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर वो हमेशा के लिए मुंबई को अलविदा बोल आई। मेरे माँ बाबा जो कि मेरा सब कुछ थे, वो इस दुनिया से अब चले गए हैं। ये शहर उनके जाते ही पराया सा लग रहा है। लग रहा है जैसे मुंबई में मैं कभी थी ही नहीं। अलविदा मुंबई। मेरी माँ के साथ साथ अब मैं भी तुमसे अलविदा लेती हूँ। माँ के अंतिम संस्कार के बाद अंकिता हमेशा के लिए मुंबई शहर को छोड़ आई और दिल्ली में अपने पति के साथ रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो सर से पैर तक सब कुछ हिलाकर ही मानती है। बस वैसा ही कुछ अंकिता के साथ भी हुआ। क्या हुआ जी? आज आप काम पर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंकिता, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करो जो तुम्हारी माथे का सिंदूर सही सलामत है। जानती हो, आज फैक्ट्री की छत गिर गई। पूरे दिल्ली शहर में कोहराम मचा हुआ है। दूर दूर से आने वाले न जाने कहां कहां के लोग मारे गए हैं। क्या आप आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैं उस वक्त किसी काम से बाहर आ गया था। मैं ठीक हूँ। इतना बड़ा हादसा हो जाने से सारे शहर में हल्ला मच गया और फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब फैक्ट्री के भी बंद हो जाने की वजह से मोहन का रोजगार भी मर चुका था और कुछ ही दिनों के बाद घर में तंगी शुरू हो गई थी। अजी, मकान का किराया मांगने मालकिन आई थी। अब तो वो हमारे हालातों से भी वाकिफ है। मुझे तो डर है कि कहीं वो हमें घर से बाहर ही ना निकाल दे। ऐसी बातें मत करो अंकिता, मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। मोहन काम ढूंढने निकल गया। पीछे से अंकिता भी काम की तलाश में उसे बिन बताए आ गई। मोहन जी के अकेले काम करने से घर नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अंकिता और मोहन ने काफी जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जी, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। देखो भाई, अगर कोई काम मैं तुम्हें दे पाता तो जरूर देता, लेकिन अभी मुझे किसी भी काम वाले की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी को भटकते हुए रात हो गई, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। मोहन ने घर आकर देखा तो वहां अंकिता नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? अरे मोहन जी, आप आ गए? तुम कहाँ थी? कोई काम ही ढूंढने निकली थी। इस महंगाई के दौर में जब तक हम दोनों काम नहीं करेंगे तब तक गुजारा नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो अंदर चलो। दोनों पति पत्नी अंदर चले गए। काम हाथ में ना होने की वजह से उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया और अगली सुबह भूखे पेट ही मोहन फिर से काम ढूंढने निकल गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। लगभग एक हफ्ते तक यही चला। दोनों पति पत्नी आधे पेट खाकर टेंशन में ही अपना गुजारा कर रहे थे,
लेकिन कोई काम मिलने को ही नहीं था। आज कुछ बात बनी क्या? कहाँ कोई बात बनेगी। जितना इस दुनिया के आगे पीछे घूमो ये उतनी ही सयानी हो जाती है। हमें तो कुछ अच्छा बनाना भी नहीं आता है जो अपनी कोई रेडी लेकर ही खड़े हो जाए। मोहन के ये बोलते ही अंकिता को आइडिया आ गया और वो उससे बोली, आपने अभी अभी क्या कहा? रेडी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मोहन जी, क्यों ना मैं दिल्ली में मुंबई के स्वाद के वड़ा पाव बेचने लगूं? तुम? मैं मुंबई की फेमस वड़ा पाव बेचने वाले की बेटी हूँ। मैंने मेरी माँ से वड़ा पाव बनाना सीखा है और साथ ही धनिया और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी भी। आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। हम दोनों मिलकर इंडिया गेट पर वड़ा पाव बेचेंगे। मुंबई का स्वाद दिल्ली में, वो भी आधे दाम पर। बोलिए। हाँ वैसे ठीक है, लेकिन इस काम को शुरू करने का पैसा कहाँ से आएगा? मुझे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की दी हुई ये अंगूठी बेचनी होगी, लेकिन कोई नहीं, मेरी माँ मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। मोहन जी, आप बस तैयारी कीजिए, हम कल ही वड़ा पाव की रेडी इंडिया गेट के बाहर लगाएंगे। अंकिता ने फैसला कर लिया और उसने अगले ही दिन इंडिया गेट के बाहर अपनी वड़ा पाव की रेडी लगा ली। वड़ा पाव ले लो, मुंबई के मशहूर वड़ा पाव अब आपके शहर में, वो भी बस 20 रुपए। अरे वाह, वड़ा पाव मेरा फेवरेट, मुझे एक दो। क्या आपके पास मुंबई की मशहूर हरी चटनी भी है? यहाँ सब कुछ है, ये प्योर मुंबई की कला है। अंकिता के वहां रेडी लगाते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई और सुबह से शाम तक उसकी अच्छे से बिक्री हो गई। अरे मात्र 20 रुपए में वड़ा पाव, वो भी मुंबई वाला स्वाद। अरे वाह, मुझे तो 3 देना, वो भी हरी चटनी के साथ। अभी देती हूँ। अंकिता के वड़ा पाव बाकी रेडी वालों से बहुत सस्ते थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों में ही उसका काम चल निकला और इसी वजह से बाकी के रेडी वाले उससे जलने लगे, जिसकी वजह से एक दिन उन सभी जलने वालों ने एक योजना बनाई। जब अंकिता ने अपनी रेडी लगाई तो उन्होंने पुलिस वगैरह को बुलाकर उसकी रेडी पलट दी। ये आप सभी क्या कर रहे हैं? मेरी रेडी को क्यों पलटा? मैडम, आप लोगों को सस्ता और घटिया माल बेच रही हो, इसलिए आपके खिलाफ यहाँ के बाकी रेडी वालों ने FIR दर्ज कराई है। ये सरासर झूठ है। मैं सभी को अच्छा सामान ही कम दाम पर उपलब्ध करवा रही हूँ, इनकी बातों में मत आइए। ये झूठी है और हम सभी तो यहाँ रेडी लगाने का किराया भरते हैं। इसको किसने हक दिया है कि ये यहाँ रेडी लगाए? आप यहाँ किसकी मर्जी से रेडी लगा रही हो मैडम? है, आपको यहाँ इसे लगाने का कोई हक नहीं है। आपको कानूनी रूल तोड़ने की वजह से सजा भी हो सकती है। चलिए थाने चलिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपको भगवान का वास्ता, अरे कोई तो इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दीजिए। ये लोग बेवजह ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। अंकिता रोने लगी, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंत में ये खबर वहीं भीड़ में खड़े एक आदमी को लगी और वो अंकिता की मदद के लिए आगे आया। आप यहाँ इन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे कौन हो भाई? मैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का IPS ऑफिसर हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वो सर, वो अक्सर चोर के जबान को कांपता हुआ देखा था, आज पुलिस भी घबरा रही है। तो मैं मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इतना तजुर्बा तो मुझे भी है कि यहाँ क्या हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमें किसी को भी किसी की ऐसी रेडी पलटने का हक नहीं है, समझे? मैडम, आप बेफिक्र हो जाइए, अब आपको यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर किया तो आप मुझे याद करना। और यहाँ सभी कान खोलकर सुन ले, यह जगह पब्लिक की संपत्ति है और यहाँ हर कोई सरेआम चीजों को लेन देन कर रहा है, समझे? मैडम, आप यहाँ रेडी लगाने के लिए हर महीने पुलिस को 500 रुपए दे देना। आपकी जगह पर कभी कोई रेडी नहीं लग पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगर आज आप ना होते तो ये लोग मुझे यहाँ रेडी नहीं लगाने देते। जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है, इसीलिए आप शुक्रिया मत कीजिए। और ये तो मेरा फर्ज था। और आप भूल रही हैं, आपके मुंबई वाले वड़ा पाव मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। अगर हमने आपको हटा दिया तो हमें मुंबई वाला वड़ा पाव कैसे मिलेगा? क्यों भाइयों? हाँ सही कह रहे हो। हाँ सही कह रहे हो। बहन जी, हम सब आपके साथ हैं, हम भी देखते हैं अब आपकी रेडी को कौन हाथ लगाता है। ऐसे बोलता हुआ कार्तिक वहां से चला गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी अंकिता को परेशान नहीं किया। अब वो बेफिक्र होकर अपने वड़ा पाव की रेडी लगाती थी। उसका काम भी चल चुका था, तो अब उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।